हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको इस वीडियो में हिंदी ए का जो प्रैक्टिस पेपर है ना, जो डीओ ने इशू किया हुआ क्लास 10th का, ठीक है, वही करवाने जा रहा हूँ। इसमें मैं आपसे खंड का को लेकर बात करूँगा और इसमें ग्रामर है, मतलब व्याकरण, और जो आपका अपठित अंश है ना, उसको डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो बाकी पत्र वगैरह होगा वो भी देख लूंगा। अब मैं आपको बता दूं कि जो आपका पेपर है वो दो खंडों में आएगा, आ और बा। यहाँ पर का लिखा है, आ समझ लो। ठीक है, तो आ में 49 है और ये सारे के सारे एमसी क्यूब है, जिसमें से आपको 40 करने, जहाँ पर चॉइस दे रखे उसके अकॉर्डिंग। खंड बा में वर्णात्मक है, आपको रिटर्न में करना है। ठीक है, और सारे के सारे आंसर करने कंपल्सरी है, जहाँ ऑप्शन है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, और जो पहला क्वेश्चन है ना, यहाँ पर हमें पैसेज के रूप में दिया गया है और हमें इसके आंसर्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो मैं पढ़ देता हूँ कि मौसम में बदलाव व भीषण बीमारियों के फैलने से चिंतित होकर वैज्ञानिकों ने खोज की, तो उन्होंने प्रदूषण को इसका एकमात्र कारण पाया। यह समस्या विश्वव्यापी है। कल कारखानों, बढ़ते वाहनों की संख्या, पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई और विकास के नाम पर प्रकृति से छेड़छाड़ के कारण प्रदूषण की समस्या विकराल हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय प्रदूषण को रोकने के लिए प्रयासरत है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि सारे कल कारखाने बंद कर दिए जाएं या सभी वाहनों को रोक दिया जाए और हम पुनः पाषाण काल में लौट जाएं और विज्ञान की प्रगति को ताक पर रख दे। समस्या का हल विकास को रोकने में नहीं है, ठीक है, बल्कि युक्ति संगत उपाय खोजने में, मतलब सोच समझकर कोई उपाय सोचना। प्रकृति से तालमेल बनाकर धरा को हरा भरा रखे, मतलब धरती को हरा भरा रखे, तालमेल बनाकर प्रकृति के भंडार का समुचित उपयोग करें, पर्यावरण का संरक्षण करें। पर्यावरण हमारा पालन करता और जीवन हार है। पेड़ पौधों और पशु पक्षियों, मतलब पेड़ पौधे और पशु पक्षी हमारे सहायक हैं। पार्क, बाग बगीचे, शहर हृदय स्वरूप। प्रदूषण रोकने में सभी लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। गंदगी ना फैलाए, जहाँ गंदगी हो वहाँ साफ सफाई करे, अधिकाधिक वृक्ष लगाए, अनभिज्ञ लोगों को जागरूक करे। हमारे सामूहिक प्रयास से ही यह समस्या सुलझ सकती है। तो वैज्ञानिकों की चिंता के क्या कारण है? तो ऊपर ही लिखा कि मौसम में बदलाव व भीषण बीमारियों के फैलना। तो ये आ गया का। फिर प्रदूषण के बढ़ने का कारण आप क्या मानते हैं? तो यहाँ लिखा हुआ है, बढ़ते वाहनों की संख्या, पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई, विकास के नाम पर प्रकृति से छेड़छाड़। तो ये तीनों ही हो गए। फिर वैज्ञानिकों ने मौसम में बदलाव व भीषण बीमारियों के फैलने का क्या कारण पाया? तो प्रदूषण पाया, ये हमने ऊपर पढ़ा अभी। ये देखिए, वैज्ञानिकों ने खोज की तो उन्होंने प्रदूषण को इसका एकमात्र कारण पाया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय किसके लिए प्रयासरत है? तो प्रदूषण रोकने के लिए। ठीक है, ये देखो, ये लिखा, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय प्रदूषण को रोकने के लिए प्रयासरत है। ठीक है, अगर आप पैसे 2-3 बार पढ़ लेते माइंड में बैठ सकता हो, फिर भी चेक जरूर करना चाहिए, जैसे मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूँ ना। फिर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हो गया प्रदूषण रोकने के लिए। फिर लास्ट है, सामूहिक प्रयास का क्या आशय है? तो अभी हमने पढ़ा कि सभी नागरिक मिलकर कोशिश करें। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपकी कविता है ये, कर नहीं सकते हैं कभी, मुंह से कहो न यार। मतलब आप ये कभी मुंह से मत निकालो, कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते उसे सोचो एक बार, और कभी कह रहे ये सोचो क्यों नहीं कर सकते।
ठीक है, ये कवि कह रहे हैं। फिर कह रहे कर सकते हैं दूसरे 5 जने जो कार, उसके करने में भला तुम हो क्यों लाचार। हो मत हो पर दीजिए कभी न हिम्मत हार, हिम्मत मत हारो, नहीं बने एक बार तो कीजिए 100 बार। 100 बार करो, नहीं होता तो कर नहीं सकते क्या कि अपना मुंह ना फुलाओ, ऐसी हल्की बात कभी जी पर मत लाओ, मतलब जी मतलब मन में भी मत लाओ। सुस्त निकम्मे पड़े रहे आलस के मारे, वही लोग ऐसा कहते हैं समझो प्यारे। देखो उनके लक्षण जो ऐसा बकते हैं, फिर कैसे कहते हो कुछ नहीं कर सकते हैं। जो जल में नहीं घुसे तैरना उसको कैसे आवे, जो गिरने से हिचके उसको चलना कौन सिखावे। जल में उतर तैरना सीखो, दौड़ो सीखो चाल, निश्चय कर सकते हैं कहकर सदा रहो खुशहाल। अब फटाफट इसका आंसर देख लेते हैं। कभी मुंह से क्या नहीं कहने की बात करते हैं, तो सबसे ऊपर वाली लाइन लिखी थी ना, ये कर नहीं सकते, तो यहां पर आ जाएगा कर नहीं सकते। फिर है, कर नहीं सकते ऐसी बातें कौन करते हैं, अभी हमने पढ़ा निकम्मे करते हैं, ये लिखा। जो निकम्मे होते हैं ना, वो काम करके राजी नहीं होते, फिर पछताते हैं बाद में। नेक्स्ट है कवि क्या सोचने के लिए कहते हैं, तो कवि ये लिखा अभी हमने पढ़ा था सेकंड लाइन में, क्यों नहीं कर सकते, तो यहां पर आ जाएगा क्यों नहीं कर सकते। फिर तैरना सीखने के लिए क्या करना होगा, अभी हमने पढ़ा कि हमें उसमें उतरना होगा, ठीक है, उसकी जैसा यहाँ भाव था यहाँ दिखाते, ये लिखा जो जल में नहीं घुसे तैरना उसको कैसे आवे, तो घुसना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लो कोई चीज आपको नहीं आती, जैसे इंग्लिश में या किसी भी सब्जेक्ट में आप कमजोर हो, तो उसमें आपको घुसना पड़ेगा, पहले लगातार उस पर ध्यान देना पड़ेगा, धीरे धीरे वो चीज आएगी। ठीक है, नहीं तो आप सीख ही नहीं पाओगे, डरते रहोगे तो फिर डर ही बना रहेगा। ठीक है ना, तो ये हमें ये शिक्षा दे रहा है। ठीक है, तो आप खूब मेहनत करो, हर चीज सीख सकते हो आप। फिर नेक्स्ट है क्या कहकर आप सदा खुशहाल रह सकते हैं, तो ये लास्ट लाइन में हमने पढ़ा था, ये लिखा था निश्चय कर सकते हैं कहकर सदा रहो खुशहाल। ठीक है, तो निश्चय कर सकते हैं। ठीक है, ग अब इसके और वाला है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, एक ही पौधा पालता है दोनों को। रात में उन पर चमकता चांद भी, दोनों पर चांद भी चमकता है। एक ही सी चांदनी है डालता, और चांदनी भी डालता है उन पर। मैं उन पर है बरसता एक सा, दोनों पर बारिश भी होती है। एक ही उन पर हवाएं हैं बही, उन पर हवाएं भी एक जैसी बही हैं, पर सदा ही ये दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। और ये में दिखा रहा है कि दोनों पर एक जैसी चीज पढ़ रहे हैं, जैसे दो बच्चे एक ही क्लास में, टीचर उनको पढ़ा रहा है, ठीक है, लेकिन उनका में से ढंग अलग अलग है। एक बहुत मेहनत कर रहा है, एक मेहनत ही नहीं कर रहा, तो पछताना पड़ेगा ना जो मेहनत नहीं कर रहा। तो ढंग उनके एक से होते नहीं। तो जैसे कह रहा है कि छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वसन। देखो ये कांटे की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो कांटा है वो किसी की उंगलियों को फाड़ देता है, तो किसी के कपड़े। प्यार डूबी तितलियों का पर कतर, और उनके जो तितलियां हैं उनके उनके जो पर होते हैं ना, ठीक है, वो जो है वो कुतर देता है। ठीक है, तो तितलियों के जो पर कतर देता है। भंवर का है भेद देता है श्याम तन, जो भंवर है उसके अंदर ही घुस जाता है, उसका जो काले रंग का जो शरीर है वो छेद कर देता है। फूल लेकर तितलियों को गोद में, जबकि फूल जो फूल है दूसरी चीज बता रहा है, फूल तितलियों को गोद में बिठा लेते, भंवर को अपना अनूठा रस पिला देते, और निज सुगंधों और निराले ढंग से
है सदा देती कली का जी खिला, और जो कली है उसका जी खिल जाता है। खटकता एक सबकी आंख में, एक खटकता रहता है, कांटा सबको बुरा लगता है। दूसरा है सोहता सुर शीश पर, और दूसरा शीश पर मतलब विराजमान हो जाता है। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। देखो, आप जिस प्रकार का काम करेंगे ना, उसी प्रकार का आप पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो आप अभी से तय कर लें कि आपको कहाँ जाना है, कैसे जिंदगी जीनी है, अच्छी या बेकार। ठीक है, तो अच्छे बनो, मेहनत करो। ठीक है, अब सुनो, किसी की उंगलियां कौन छेद देता है? कांटा, सबसे आसान है। भंवरे का शरीर किस रंग का होता है? भंवरे का जो शरीर है वो काले रंग का होता है। तितलियों को गोद में कौन लेती है? फूल। ठीक है, फूल भंवरे को क्या पिलाता है? रस। फूल और कांटा किसके प्रतीक है? सज्जन और दुर्जन के। ठीक है, अच्छे और बुरे के, इसलिए अच्छे इंसान बनो। अब मैं आपको व्यवहारिक व्याकरण करवा रहा हूँ, और ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3rd है। तो 3rd में आपसे बोला कि आपको कुछ 4 करने हैं। और गया और केले ले आया, रचना के आधार पर वाक्य के भेद। देखिए, अगर और लग जाता है, या लग जाता है, तथा लग जाता है, तो दोनों वाक्य अपने आप में स्वतंत्र है, एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं संयुक्त वाक्य। ठीक है, फिर कह रहे हैं मिश्र वाक्य इनमें से कौन है? देखिए, मिश्र वाक्य वो होते हैं जिसमें एक जो है ना प्रधान होता है, वाक्य का एक पार्ट, और दूसरा जो है उस पर आश्रित होता है, निर्भर होता है। तो परिश्रम व्यक्ति अवश्य सफल होता है, ये सरल वाक्य है। और मिश्र वाक्य को अगर आपको पहचानना है ना, तो पूरे वाक्य में आप देख लो, कहीं जो लगा हो, की लगा हो। ठीक है, जैसे जैसे लगाओ, या देखो कि उस लाइन का एक भाग दूसरे भाग पर अगर निर्भर है ना, तो हम उसको बोलेंगे मिश्र वाक्य। ठीक है, तो इसमें सीधा मैं आपको आंसर बताता हूँ। इसमें जो है ख है, जो व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं वे सदा सुखी रहते हैं। तो बच्चों, अपने आप को स्वावलंबी बनाओ अगर जीवन में सुखी होना चाहते हो तो। ठीक है, अपने ऊपर निर्भर रहो और खुद अपनी सेल्फ तैयारी भी करो। ठीक है, तो इसका खा आ गया। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने कठिन परिश्रम किया और उत्तीर्ण हो गए, मतलब आपने पढ़ाई करी और आप पास हो गए। ठीक है, आपने मेहनत करी बहुत ज़्यादा। इस वाक्य को आपको मिश्र वाक्य बनाना है। ठीक है, तो मिश्र वाक्य में एक वाक्य का एक भाग जो होता है वो दूसरे पर निर्भर हो जाता है, और ये जो यहाँ पर और लिखा है ये तो संयुक्त वाक्य है। ठीक है, अब आपको इसे मिश्र में बताना है, इसमें से कौन सा आंसर है। तो आप बताएंगे आप इसलिए उत्तीर्ण हो गए क्योंकि आपने कठिन परिश्रम किया। ठीक है, क्योंकि आप तब तक पास नहीं हो सकते थे जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करते। तो पास होना कठिन परिश्रम पर निर्भर हो गया, इसलिए। नेक्स्ट पर आ जाइए। तो ये तो आपको समझ में आ गया ना, इसका क्या है। 4th है, ये कह रहे मैंने देखा कि एक सांप रेंगते हुए घास में छिप गया। देखो, उपवाक्य पता क्या होते हैं? ये जो आप मिश्र वाक्य पढ़ते हैं ना, इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं। एक होता है संज्ञा उपवाक्य, दूसरा विशेषण उपवाक्य, और तीसरा होता है क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो यहाँ पर की आ गया, तो की जो लगता है ना संज्ञा उपवाक्य में लगता है, सर्वनाम तो होता ही नहीं कोई। और विशेषण जैसे जो लग गया,
और क्रिया विशेषण जैसे 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 जब जब जो मतलब अगर वहाँ क्रिया की विशेषता बता रहे हैं ना तो उसके रेफरेंस में आपको देखना है। तो इसका आंसर आपका आ गया ग, क्योंकि यहाँ पे की लिखा आ गया। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं पांचवा कह रहा है निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य कौन सा है। देखिए ये तो है नहीं, ये सरल है, ये भी सरल है। यहाँ की लिखा आ गया तो ये संज्ञा है, और इससे संज्ञा किसके अंदर होता है, उपवाक्य मिश्र में होता है, तो ये मिश्र हो गया। तो बच्चा कौन, उसने समझाया था मैंने नहीं समझा। ठीक है, दोनों अलग अलग है, स्वतंत्र है, तो इसका आगे ग। ठीक है, और यहाँ पर कोमा लगा दिया ना, तो तथा या इसकी जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, अब आ जाओ चौथे क्वेश्चन पे, और ये आपको वाच्य में बदलना है, ये वाच्य बताना है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि जो वाच्य होते हैं ना वो 3 प्रकार के होते हैं। सिंपल सिंपल, जैसे अब उसके अंदर डीपली चीज तो होती है, वो थोड़ा सा आप और मटेरियल से पढ़ोगे, मैं आपको थोड़ा ऊपर ऊपर से मेन में बता देता हूँ। देखो जो वाच्य है ना, एक होता है कर्तृवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य, और तीसरा होता है भाववाच्य। जो कर्तृवाच्य होते हैं ना, कर्तृवाच्य, उसमें आप ये समझ लो सिंपल है, मैं पढ़ता हूँ, तुम खाते हो, तुम सोचते हो, ऐसे। ठीक है, और जो कर्म वाच्य है ना उसमें द्वारा लग जाता है। ठीक है, मैं देखो इनकी डेफिनेशन वगैरह रूल नहीं बता रहा, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो आपको जो मेन में ना थोड़ा वही बता रहा हूँ। तो कर्म वाच्य में द्वारा लग जाता है, और भाव वाच्य में ना भाव प्रकट किया जाता है। तो मैंने पत्र लिखा, तो ये क्या कर्तृवाचक सिंपल है, इसलिए। अगर आप बताओ उन्होंने सारे प्रश्न हल कर दिए, उपयुक्त वाक्य को कर्म वाच्य में बदलिए। ये जो है ना, इसको आपको कर्म वाच्य बदलना, तो कर्म वाच्य में क्या लगाते हैं, द्वारा लगाते हैं। उन्होंने सारे प्रश्न हल कर दिए, उनके द्वारा सारे प्रश्न हल कर दिए गए। ठीक है, तो उनके द्वारा सारे प्रश्न हल कर दिए गए। समझ में आ गया? अगर समझ में आ रहा हो ना तो आप लाइक जरूर किया करो, ताकि मुझे ये पता लग जाता है कि मेरी वीडियो हेल्पफुल है, फिर मुझे मोटिवेशन मिलता है, फिर मैं और वीडियोस लेकर आता हूँ। ठीक है, तो चलो आगे देखो। थर्ड है, मैं हंस नहीं सकता, उपयुक्त वाक्य को भाववाच्य में बदलिए। तो आपको इसमें भाववाच्य में बदलना है। तो भाववाच्य में ना एहसान सा दिखाया जाता है। मैं हंस नहीं सकता तो आएगा मतलब मुझसे हंसा नहीं जाता, इस तरीके से। ठीक है, तो आप देखो इसमें कौन सा है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, मैं हंस नहीं सकता, भाव प्रकट करना। मैं हंसना नहीं जानता, ये तो है नहीं इसमें। मैं हंस नहीं सकता, ये थोड़ी हंसना नहीं जानता, दोबारा लग नहीं सकता, क्योंकि कर्मवाच्य होता है। मुझे हंसना नहीं आता, ये भी गलत है। पढ़कर भी आराम से पता लग रहा है क्या आंसर है। अब नेक्स्ट है, अब बोल रहा है कि निम्नलिखित में से ना आपको कर्तृवाच्य वाले वाक्य जो है वो छांटने हैं। ठीक है, तो एक ही छांटना होगा। तो सुमित ने कविता पढ़ी, ये कर्तृवाच्य क्योंकि सिंपल है, और इसमें द्वारा लग गई ये भी गलत है, इसमें द्वारा लग गई ये भी गलत है, द्वारा लग गई ये भी गलत है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है पांचवा, निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण है। तो भाववाच्य मैंने आपको बताया ना, जो भाव प्रकट किया जाता है। आज घूमने चला जाए, ठीक है, ये है इसका आंसर। ओके, ये कह रहा है आज घूमने चलते हैं, आज घूमने चले, आओ घूमने चलते हैं, तो ये गलत है। समझ में आ गया? अब उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, कह रहा है पद परिचय बताइए। देखिए मैं आपको बता दूं पद परिचय होता क्या है। जो पद परिचय होता है ना, उसमें हमें ये ऐसे सेंटेंस दिया होता है, और उनमें से किसी एक के नीचे अंडरलाइन कर दी जाती है, और हमें बताना पड़ता है कि क्या वो संज्ञा है, या सर्वनाम है, या विशेषण है,
और अगर संज्ञा भी है तो कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, जातिवाचक है, कौन सी है? सर्वनाम है तो फिर वो कौन सा सर्वनाम है? क्या वो पुरुषवाचक है? अगर हमसे बोले ना सर्वनाम है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए क्या वो सर्वनाम है तो कौन सा है, क्या वो पुरुषवाचक है? और अगर पुरुषवाचक है तो उसके अंदर तीन पार्ट होते हैं। क्या वो उत्तम पुरुष है, क्या वो मध्यम पुरुष है, क्या वो अन्य पुरुष है? तो कौन सा है? तो हमें जो है ये सब पता होना चाहिए। हमें विशेषण, क्रिया विशेषण, अव्यय, काल, काल पता होना चाहिए हमें कि कौन सा काल है, वर्तमान काल है या भूतकाल है या भविष्य काल है। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि वो स्त्रीलिंग है मतलब लड़की है या पुल्लिंग है लड़का है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। हमें इसमें ये भी पता होना चाहिए कि एक वचन है या बहुवचन है, क्योंकि संस्कृत में तो द्विवचन भी होता है ना। हिंदी में एक वचन और बहुवचन दो ही होते हैं। अब जैसे लिखा है शिमला, तो शिमला पहचानो क्या है? शिमला एक नाम है, और नाम है तो ये संज्ञा है। संज्ञा में कौन सी हुई? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्योंकि जब किसी चीज का नाम होता है तो उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। और देखो चारों ऑप्शन में से तीन में तो व्यक्तिवाचक लिख दिया, एक में जातिवाचक, तो ये कट गया। ये तो आंसर हो नहीं सकता। ठीक है, ये आसान तरीका होता है ऐसे करने से। अगर बहुत ज़्यादा नॉलेज है तो आप फटाफट बता दोगे आंसर, सर ये रहा, है ना। लेकिन अगर थोड़ा कम है तो फिर काटो जितना आसान हो सके। ठीक है, अब व्यक्तिवाचक है, एक वचन भी है, पुल्लिंग भी है। अब तीनों चीजें सेम है, बस ये पता लगाना है कि कारक कौन सा है। अब कारक भी आपको नॉलेज में होना चाहिए। कारक जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, ठीक है। और संबंध होता है का, के, अधिकरण में, पर, और अपादान से अलग होने के अर्थ में, और विस्मयादि बोधक हे, अरे, वाह, छी। ये आप पढ़ लेना, थोड़ा सा मैंने रिवाइज करा दिया। तो अब वे लोग कल शिमला को जा रहे हैं, तो यहाँ को का संसार है, और को किस में लगता है? कर्ता ने, कर्म को। ठीक है, तो कर्म कारक आ गए। ठीक है, देखिए अब आपको मैं दूसरा बता रहा हूँ। रमा कलम से स्केच बनाती है, रेखांकित पद का परिचय बताइए। देखिए यहाँ पे लिखा है कलम से, ठीक है। और जब कलम लिखा है तो आप देखेंगे कलम आपकी, मेरी, किसी और की भी हो सकती है। तो ये कलम का नाम नहीं लिखा, तो ये जाति हो गई, तो जातिवाचक संज्ञा हो गई। और देखो एक वचन तो सब में लिखा हुआ है, पुल्लिंग भी सब में लिखा हुआ है। बस यहाँ पर बोल रहा है कि आपको कारक बताना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर से लिख दिया, और से किस में आता है? कर्ता ने, कर्म को, करण से, तो करण कारक आ गया। देखो एक बात और बताऊंगा कि अपादान जो है ना, उसमें भी से लगता है और करण में भी से लगता है। तो दोनों में से का ही अंतर होता है। जो अपादान होता है ना, उसमें जो से लगता है वो अलग होने के लिए होता है, कोई चीज उससे अलग हो रही है। ठीक है, जैसे गंगा हिमालय से निकलते हैं तो गंगा हिमालय से अलग हो रही है। मैं घर से जाता हूँ तो ये अलग होने वाली बात है, तो वो क्या हो गया? अपादान। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मैं घर में पेन से लिखता हूँ या कलम से लिखता हूँ, तो कलम से आ गया, है ना। तो वहां पर कौन सा हो जाएगा? क्योंकि मैं अलग नहीं हो रहा हूँ घर से, तो वहां पर कौन सा हो जाएगा? करण कारक। ठीक है, तो इसका आंसर आपके सामने ये ग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड, वे लोग आ गए, रेखांकित पद का परिचय बताइए। देखिए आपको ये सर्वनाम के बारे में पता होना चाहिए, और उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, ठीक है, और अन्य पुरुष। ठीक है, तो ये सारे के सारे इसमें क्या क्या आता है ये आपको पता होना चाहिए। फिर निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, ये सर्वनाम के जो है भेद हैं। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि वे लोग लिखा है, ठीक है, तो वे लोग जो है वो किस में आते हैं? तो चार आपके सामने मैंने आपको अभी वे दिखाया भी था, तो अन्य पुरुष में आता है।
ठीक है। और अब देखो कि शुरू में लिखा है तो कर्ता कारक हो गया वे लोग, ठीक है। तो आप देखेंगे अन्य पुरुष कर्ता कारक और वे बहुवचन होता है, पुरुष वाचक है और सर्वनाम तो वो है ही। तो इसका आंसर क्या है, ये वाला आ गया। देखो मेन चीज इसमें सर्वनाम पता होनी चाहिए थी। अगर हमें ये नहीं पता कि वे मध्यम पुरुष में आएगा, ठीक है, तो हम कुछ बता ही नहीं पाएंगे। संज्ञा तो वो है ही नहीं, है ना। आप ये मत सोचना कि यहाँ भी वे लिखा है यहाँ भी वे लिखा है, तो एमसीक्यू में फिर दोनों इकट्ठे थोड़ी देगा, ठीक है। और बाकी सेंटेंस को देखकर भी पता लग जाएगा आपको। देखिए उसके बाद नेक्स्ट है फोर्थ, गंगा विश्व की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए गंगा जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है, और स्त्रीलिंग है, एक वचन है और कर्ता कारक है। तो इसका आंसर क्या है, गा। तो ये तो बहुत आसान था। फिर नेक्स्ट पर आ जाओ, पांचवा, शाबाश, तुमने बहुत अच्छा खेला। अब तुमने कौन है, देखो सर्वनाम तो है ही, पुरुषवाचक भी है, ठीक है। और यहाँ पर तुमने बहुत अच्छा, तुम सबने नहीं बोला, तुमने तो एक वचन है और ये मध्यम पुरुष है और कर्ता कारक है। तो ये तो बहुत ही आसान था, हमें एक वचन बहुवचन से ही पता लग गया कौन सा सही होगा। तो ये बाकी कट गए, ये ठीक। आगे सुन में देखिए, अब नेक्स्ट है छठा क्वेश्चन, और ये अलंकार से रिलेटेड है। और यहाँ हमसे बोल रहा है कि आपको अलंकार पता लगाना है। देखो आपको पता होना चाहिए कि टर्म फर्स्ट में ना आपके जो है ना कौन कौन से अलंकार वगैरह आ रहे हैं, ठीक है। एक बार मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ। देखिए ये आपका सिलेबस है और अलंकार आपको सारे याद नहीं करने। श्लेष, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण। अगर ऑप्शन में इसके अलावा कुछ और आता है तो वो आंसर होएगा ही नहीं, क्योंकि आपके कोर्स में केवल अभी इतना आ रहा है, ठीक है। ये लेसन वगैरह है, ये मैंने वीडियो ऑलरेडी पहले बना दी थी सिलेबस की, ठीक है। तो ये सारा देख लो क्या क्या आ रहा है, ईमेल। और ये और पता है क्या होता है, आपको अपना बायोडाटा देना है, रिज्यूम देना है पूरा, ओके। तो मैंने आपको सिलेबस दिखा दिया, अलंकार बता दिए कौन कौन से आ रहे हैं, ठीक है। बाकी आप ऊपर नीचे अपने आप देख लेना, मैंने पढ़ा नहीं क्योंकि ऑलरेडी एक बता चुका हूँ वीडियो। तो सुब्रन को ढूंढत फिरत कवि, व्यभिचारी, चोर। तो ये जो सुब्रन है ना, इसके दो मतलब है। एक तो सुनहरा रंग होता है, दूसरा अच्छा रूप होता है। तो जब एक ही शब्द के ना एक से ज्यादा मतलब होते हैं ना, उसे श्लेष कहते हैं। एक एग्जांपल और देता हूँ, जैसे मंगन को देख पट देती बार बार। तो ये पट के ना दो से दो मतलब है। जैसे पट मतलब दरवाजा बंद करना, दरवाजा हो गया पट मतलब। और दूसरा पट होता है कपड़े, तो भिखारी को देख के कपड़े देती है, भिखारी को देखकर दरवाजा बंद कर देती है। तो एक ही शब्द के दो मतलब है, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, उससे ही हम बोलते हैं श्लेष अलंकार। अब पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, देखो मैं आपको बता दूं, जहां भी ज्यो लग जाए, जहां भी मनो लग जाए, ठीक है, जहां भी जैसे आ जाए, तो वहां पर जो है ना जानो, जनु, मनु, मनो ऐसे शब्द आ जाए तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है। हालांकि इसकी डेफिनेशन वगैरह उपमेय उपमान से रिलेटेड भी है। अभी आप इतना याद रखो जो मेन चीज़ है, ठीक है। बाकी आप के पास स्टडी मटेरियल होगा उसे पढ़ सकते हैं। प्रकृति मानो हंस रही है, अलंकार की पहचान कीजिए। तो देखो मानो आगे ना यहाँ पर, तो मैं आपको बता रहा था जानो, मनो, जनो, जियो आ जाए, तो यहाँ पर भी आपको बता देना कि उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। अब सुनो नेक्स्ट, खिलखिला रही थी कलियां सारी।
ठहाके लगा रहा था परिवेश। देखो, जो कलियां होती हैं वो थोड़ी खिलखिलाती हैं, वो तो जैसे बच्चे होते हैं छोटे छोटे वो होते हैं ना, तो यहाँ पर जब प्रकृति को मानव की तरह या इस तरीके से बताया जाए ना, मानव को प्रकृति की तरह प्रकृति को मानव, तो वो होता है मानवीकरण अलंकार। ठीक है, तो जो प्रकृति की बारे में जो कवि बताता है ना इंसानों की तरह कर रही है, तो वहां पर होता है मानवीकरण अलंकार। अब वज्र सा देह था उसका, टकराते ही टूटा पहाड़। मतलब बहुत जरा बड़ा चढ़ा कर बता रहे हैं। जब किसी चीज को बहुत जरा बड़ा चढ़ा के बताते हैं ना डियर, तो उसी को बोलते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। देखो, मैंने आपको ग्रामर भी इसमें समझा दिया और आपको ये जो एमसीक्यू है ये भी करवा दिए, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, बाकी देखो मैं जो अभी सातों क्वेश्चन वगैरह मैं कोशिश करूँगा वीडियो लाने की, लेकिन मैं कह नहीं सकता पक्का। आप अपनी पूरी तैयारी रखें और मैं बस इस पेपर में इस वीडियो में सारा दिखा देता हूँ क्या क्या है। ठीक है, जैसे 14 क्वेश्चन है इसमें बता देता हूँ। जैसे कई बच्चे सोचते हैं कि इसमें इनमें से किसी इस एक पे लिखना है। ठीक है, वैसे तो 10th क्लास में ऐसा रेयर ही चांस है, फिर भी मैंने बता दिया कि प्रदूषण और इसका अगर दुष्प्रभाव आता है तो इन सब पॉइंटों में आप सारी बात बताओ इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, इनमें से कोई एक नहीं करना, सबका यूज करो। जैसे प्रस्तावना में आप इंट्रोडक्शन दो, होता क्या है, कि क्या होता है दुष्प्रभाव, फिर कारण बताओ अलग अलग प्रकार से, फिर अगले पैरा में उसके उपाय बताओ, जो जो कारण है उसी के उपाय बताना, फिर उपसर्ग मतलब कुल मिला के आपकी क्या राय और क्या इसके फल निकल सकते हैं वगैरह वगैरह आपको बताना होता है। ठीक है, उसके बाद जैसे यहाँ पर पत्र लिखने के लिए बोला है, तो पत्र का मैंने वीडियो बना रखी है, आप लिखना औपचारिक पत्र, ASC स्टार्टर लिख देना, वो वीडियो आराम से मिल जाएगी, नहीं तो फिर दिक्कत हो सकती है। ठीक है, और सलाह देनी है, और फिर यहाँ पर बोला गया आपको आवेदन हेतु स्ववृत्त लिखना है। देखो यहाँ पर आपको बायोडाटा लिखना है, बायोडाटा। देखिए ऐसे रफ में मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आपको दो जो आपने पेज देखे हैं ना, ये ऐसे ही लिखने होते हैं, आप इसे छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये बनाना तो जरूरी है, क्योंकि आपको अपनी एजुकेशन जो स्किल है ना, ये जो अपने क्वालिफिकेशन आपके पास वो सब लिखनी पड़ेगी ना, जो आप जॉब चाहते हैं, तो उसी के रिगार्डिंग है। ठीक है, आप ये एक और एग्जांपल देख सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल NCERT जो है, ठीक है, उन्हीं के द्वारा जो पब्लिश हुआ हुआ है। तो इस तरीके से पूरा आप लिख सकते हैं अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हैं डियर। ठीक है, ऐसे डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बार ये संदेश का भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ताकि आपको ना थोड़ा वो भी आइडिया हो सके। ठीक है, तो औपचारिक लिखना है आपको या अनौपचारिक, आप देख सकते हैं ये पैटर्न है पूरा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो संदेश के। ठीक है, और देखिए यहाँ पर ऑप्शन में विज्ञापन भी लिखा ना, तो विज्ञापन के एग्जाम्पल भी आप देख लो। देखो यहाँ पर आप कहेंगे कि सर हमें पिक्चर बनानी पड़ेगी क्या, देखो अट्रैक्टिव बनाना है आपको, डिटेल में देना भी है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, आप लिख भी सकते ज़्यादा से ज़्यादा।
ठीक है। अगर आपको ड्राइंग आती है तो थोड़ी सी आप ड्राइंग बनाओ, क्योंकि पोस्टर है ना अट्रैक्टिव होना चाहिए। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, इतना ही आज की वीडियो में। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू आपका। टेक केयर डियर स्टूडेंट।